वेद और पलक की कहानी ब्लडी इश्क एपिसोड 10। राजस्थान उदयपुर। भावेश को अपने छोटे भाई बलराम के बारे में सब कुछ पता चल गया था कि उसने ही तपस्वी की बेटी का किडनैप करवाया था। जब से उसे पता चला था तब से वह अपने भाई को चिल्लाए जा रहा था कि उसने यह सब करके और भी मुसीबत बढ़ा लिया है। और सबसे ज़्यादा खतरा तो उसे तब लगा जब वेद को जेल में जाना पड़ा। भावेश अच्छे से जानता था कि वेद इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगा और वह बेगुनाह है तो भला कैसे वह चुप रह सकता है। यह सब सोचकर वह डरे जा रहा था। बलराम अपने बड़े भाई भावेश की बातें सुन सुन के पक गया था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उसका भाई उसे क्या कह रहा है, बल्कि वह उसे ही अपनी बातों में उलझाते हुए कहा, भाई साहब, किसी को पता नहीं कि मैंने उस लड़की का किडनैप करवाया, पर आप इस तरह रोज़ रोज़ बोल के बता ज़रूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूँ कि आप बेफिक्र रहिए, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा और आप भूल जाइए कि यह सब मैंने किया। अपने भाई की बातें सुनकर भावेश चिढ़ गया और गुस्से में बोला, तुम्हें यह सब इतना आसान लग रहा है? तुम्हें लगता है कि वेद लोहिया पागल है? अगर उसे पता चला ना, पता नहीं क्या करेगा। वह उस लड़की को छोड़ देगा पर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और कैसे उसे पता चलेगा? मैंने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा कि उसकी किडनैपिंग मैंने किया है और आप यहीं इस बात को रफा दफा कर दीजिए। भावेश अपने छोटे भाई को एकदम फिर से समझाते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रहा? मैं तुम्हें समझा रहा हूँ और तुम समझ जाओ, पता नहीं अब क्या होने वाला है। बलराम अपने भाई के बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह वहाँ से चला गया। हवेली से बाहर जाकर उसने अपने आदमियों को कॉल लगाया। सबसे पहले तो उसने उन्हें ही जी भर के गालियाँ दिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात उसने कहा, कुछ टाइम के लिए शहर छोड़कर बाहर जाने के लिए। बलराम ने उन्हें मोटी रकम भी दे दिया। ये सब करके उसे लग रहा था कि वह बहुत ही शातिर है, पर कहीं ना कहीं उसने बहुत बड़ी गलती कर चुका था। उसके भाई के समझाने के बावजूद भी उसे बातें समझ में नहीं आया, बल्कि वह एक तीर से दो निशाना लगाया था। रात का वक्त, बलरामपुर गांव। देर रात से तपस्वी जी घर का दरवाज़ा बजाने की आवाज़ आ रहा था। इस वक्त सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, पर दरवाजे की आवाज़ धीरे धीरे सबके कान में जाने लगा, जिससे सबकी आंखें खुल गया। पलक और नंदिनी अपने कमरे में से निकल के हॉल में आए तो वहीं तपस्वी जी और गरिमा जी भी अपने कमरे से बाहर निकले। तपस्वी जी आंखों पे चश्मा लगाते हुए अपनी दोनों बेटियों के तरफ देख कहा, तुम दोनों यहीं रहना, मैं देखता हूँ। दादी भी तब तक बाहर आ गई। पहले तो तपस्वी जी ने खिड़की का दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा। वह अभी अभी नींद में उठे थे, इसलिए उन्हें बाहर का ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी उन्हें 2 से 3 गाड़ियाँ दिखाई दी, जो देखकर वह बहुत ही गौर से देखने लगे कि तभी अचानक से सामने वेद खड़ा दिखाई दिया और ऐसे अचानक से देखकर वह हड़बड़ा के पीछे घूमकर अपने परिवार वालों को देखे। अब सब ने वेद को देख लिया था, तो वहीं वेद दरवाजे पर खड़ा होकर जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगा। वेद इतना जोर जोर से दरवाज़ा बजा रहा था कि सभी घर वाले डर गए। तपस्वी जी ने अपने परिवार वालों को इतना डरा देखकर अपनी दोनों बेटियों से बोले, बेटा तुम दोनों अंदर जाओ। गरिमा, इन्हें अंदर लेकर जाओ, मैं देखता हूँ। तपस्वी जी का इतना कहना कि पलक रोते हुए उनके पास आई और उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं पापा, आप अकेले उसके सामने मत जाइए, वो बहुत खतरनाक है, वह आपको कुछ कर देगा। पलक लगातार रोते हुए अपने पापा को रोक रही थी, जो तपस्वी जी अच्छे से देख पा रहे थे, क्योंकि बेटी किस तरह डरी हुई है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके गाल पर फेरते हुए बड़े प्यार से बोले, मुझे कुछ नहीं होगा,
तुम सब अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। तपस्वी जी का इस तरह अकेले वेद के सामने जाना सभी लोग डर रहे थे। पर तपस्वी जी ने सभी को कमरे के अंदर जाने के लिए कहा। वह नहीं चाहते थे कि उनके परिवार वाले वेद के सामने जाए। गरिमा जी अपनी दोनों बेटियों को लेकर कमरे में चली गई, पर दादी अभी तक अंदर नहीं गई थी। वो अपने बेटे को अकेले छोड़ कर जाना नहीं चाहती थी। गरिमा जी उन्हें भी अंदर लेकर जा रही थी, पर दादी गई नहीं। उनकी आंखों में लाचारी साफ साफ दिखाई दे रहा था। गरिमा जी अपनी दोनों बेटियों को लेकर कमरे में जाकर उन्होंने कहा, तुम दोनों अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो, मैं देखती हूँ। इतना बोलकर वह कमरे से बाहर चली गई। नंदिनी और पलक दोनों कमरे में रोने लगी। वह सच में दोनों बहुत डरी हुई थी। पलक को मन में बुरे बुरे ख्याल आने शुरू हो गए। अब हॉल में गरिमा जी भी आ गई। दरवाजे पर शोर बहुत ज़्यादा होने लगा। तपस्वी जी ने दरवाज़ा जाकर खोला। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोले कि साइड होते हुए वेद अंदर आ गया, जैसे कि उसे तपस्वी जी से कोई लेना देना ना हो। उसकी आंखें तो इस वक्त किसी और को ढूंढ रहा था और उसका इस तरह घर में आना तपस्वी जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वहीं दादी और गरिमा जी भी डर गई। तपस्वी जी वेद को रोकते हुए बोले, ये क्या बदतमीज़ी है? तुम इस तरह मेरे घर में नहीं आ सकते। तुम्हें जो भी बात करना है बाहर चलकर करो। ये शरीफों का घर है, तुम्हारे जैसे बदमाशों का घर नहीं। बदमाश शब्द सुनकर वेद गुस्से में तपस्वी जी की तरफ पलटा और तेज तर्रार आवाज में कहा, क्या कहा तूने? बदमाश? इसका मतलब भी तुझे पता है? बताऊं तुझे बदमाश किसे कहते हैं? वेद बहुत ही गुस्से में तपस्वी जी को बोल रहा था। वहीं गरिमा जी थोड़ा आगे आते हुए बोली, अगर तुम बदमाश नहीं हो तो इस तरह देर रात से हमारे घर आकर धमकी देना या हमें परेशान करना, यह क्या तुम्हें शोभा देता है? गरिमा जी की आवाज़ जैसे वेद के कानों में गया कि वह बगैर पीछे पलटे ही बोला, मुझे तुम लोगों से कोई बहस नहीं करना। मिश्रा, तेरी बेटी कहाँ है? अपनी बेटी का नाम सुन तपस्वी जी बोले, तुम्हें जो कुछ करना है मुझे करो। इन समय मेरी बेटी को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तपस्वी जी की बातें सुनकर वेद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लिया और झट से आंखें खोल कमरे की तरफ देखा। जिसका दरवाज़ा बंद था, यह देखकर वह समझ ही गया कि लड़की अंदर है। वेद एरोगेंट वॉइस में कहा, तुम लोग उसे बुलाओगे या मैं खुद उसे बाहर लेकर आऊं? दोनों ऑप्शन तुम दोनों के पास हैं। ये सुन तपस्वी जी बोले, मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें जो बात करना है मेरे साथ करो। वेद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वह तुरंत आगे कदम बढ़ाते हुए तेजी से दरवाजे के पास गया और कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से पीटने लगा। अंदर कमरे में पलक और नंदिनी काफ़ी टाइम से अपने पापा की आवाज़ सुन रही थी, पर दरवाज़ा पीटने से वे दोनों डर गई। बाहर से वेद ने पलक को धमकी देते हुए कहा, मुझे दरवाज़ा तोड़ने में वक्त नहीं लगेगा। अगर तू 2 मिनट में बाहर नहीं आई तो सबसे पहले तेरे बाप को तकलीफ़ दूंगा। वेद का इतना कहना कि पलक तुरंत दरवाज़ा खोलने को हुई कि नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ ली और स्लो आवाज़ में बोली, जीजी ऐसा मत करो, वह कुछ नहीं करेगा। पलक ने तुरंत नंदिनी का हाथ पकड़ के उसे साइड की और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। तपस्वी जी तुरंत आगे आकर अपनी बेटी को अंदर जाने के लिए कहने लगे, पर पलक अपनी फैमिली वालों को यूँ अकेला छोड़कर अंदर कैसे रह सकती, और ऊपर से वह आदमी धमकी अभी दे रहा है। पलक बगैर डरे वेद के सामने खड़ी हो आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या कहा तुमने? मेरे पापा को तकलीफ़ दोगे तुम?
हिम्मत कैसे हुआ मेरे पापा के बारे में ऐसी बातें कहने का? तुम जैसे गुंडे। पलक के मुंह से जैसे गुंडा शब्द निकला कि वह तुरंत रुक गई, क्योंकि इसके पहले भी उसने जब गुंडा कहा था तब वेद का गुस्सा उसने देखी थी। फिर तुरंत बात पलटते हुए बोली, हम बहुत शरीफ लोग हैं। एक तो पहले ही तुमने हमारी बहुत ही बेइज्जती करवा दिए हो। प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। पलक बोल ही रही थी कि इतने में तपस्वी जी उसका हाथ पकड़ के साइड करते हुए बोले, बेटा तुम इससे बात नहीं करोगी, मैं इससे बात कर रहा हूँ ना, ये बदतमीज़। तपस्वी जी की बातें सुनकर वेद को हमेशा नीचापन लगा है। अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वह तुरंत पलक के करीब आते ही अचानक से उसके जबड़े को कस के पकड़ मसलते हुए कहा, वह हाल करूँगा तेरा जो कभी सुना नहीं होगा, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती क्या हश्र करूँगा तेरा। वेद का इस तरह से पलक को छूना तपस्वी जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह तुरंत वेद का हाथ पकड़ उससे दूर करते हुए बोले, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरी बेटी को। वहीं गरिमा जी भी एक कदम आगे आकर चिल्लाने लगी। अब घर में बहुत ही आवाज़ बढ़ चुका था, पर वेद छोड़ नहीं रहा था। वहीं पलक दर्द से तड़पते हुए पर वेद की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी, जैसे उसका भी डर निकल गया हो। पलक को दर्द सहन नहीं हुआ तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जो देखकर वेद ने उसके जबड़े को छोड़ दिया और उसका हाथ पकड़ के घसीटते हुए घर से बाहर ले जाने लगा। वेद पलक को खींचते हुए बाहर ले जा रहा था। उसके पीछे मिश्रा परिवार भागते हुए आने लगे। तपस्वी जी जल्दी से आगे आकर हाथ जोड़ते हुए बोले, ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या बदतमीज़ी है? तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत है कि नहीं? इतना बेरहम कैसे हो सकते हो? इतनी रात को आकर हम शरीफ लोगों को डरा धमका रहे हो। मेरी बेटी को मेरे घर से लेकर जा रहे हो। मेरी बेटी का हाथ छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो, और अगर नहीं छोड़ा तो? वेद उसी अंदाज में बोला जो सुनकर तपस्वी जी का माथा ठनक गया और उनका गुस्सा और बढ़ते जा रहा था। तपस्वी जी वेद का गुस्सा देख सकते थे और वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी के साथ कुछ भी गलत हो, इसलिए वह हाथ जोड़ते नर्म आवाज में बोले, तुम चाहते क्या हो? तपस्वी जी की बातें सुनकर वेद सीरियस होकर सोचने लगा और यही मौका था कि वह अपना डील कंप्लीट करवा ले, क्योंकि वह कभी भी अपनी बिजनेस में हार मानने वालों में से नहीं था और आज भी वह हार नहीं मान सकता। उसे तो मौका मिल गया अपना बदला कंप्लीट करवाने का। वेद अजीब तरह से हल्का स्माइल किया और अपने एटीट्यूड में खड़ा हो बोला, अगर तुझे अपनी बेटी चाहिए तो उसके बदले में ज़मीन देना पड़ेगा। बोल, मंजूर है तो ठीक, वरना इसका आज काम तमाम कर दूंगा मैं। वे जिस तरह से बोल रहा था उसकी बातें सुनकर तपस्वी जी एकदम से डर गए। वहीं उनके बगल में दादी गरिमा जी का भी यही हाल था। सच में वेद उनकी बेटी के साथ कुछ भी कर सकता था। वेद का इस तरह से कहना कि गरिमा जी रोते हुए तपस्वी जी के सामने आके हाथ जोड़ते बोली, मेरी बेटी से बढ़कर ज़मीन नहीं है। यह जो कह रहा है इसकी बात मान लीजिए, दे दीजिए इसे भीख में ज़मीन, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। इतना बोलकर गरिमा जी फूट फूट के रोने लगी। तो वहीं दादी भी मान चुकी थी और उन्होंने भी तपस्वी जी से कहा कि वह ज़मीन दे दे। घर के सभी लोग ज़मीन देने के लिए मान गए। आखिरकार बेटी का सवाल था, तपस्वी जी को मानना ही पड़ा। वह भला कैसे बगावत कर सकते हैं? इसीलिए उदासी भरी आवाज़ में बोले, ठीक है, मैं तुम्हें ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ, मेरी बेटी का हाथ छोड़ो। तपस्वी जी का इतना कहना कि वेद गुस्से में उन्हें देखा। उसके बाद अपनी नज़र फेरते हुए पलक की तरफ देखा, जो रो रो के उसका बुरा हाल हो चुका था।
वेद एक नज़र उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसके हाथ को छोड़ दिया। वह जानबूझकर जोर से उसे छोड़ा। उसके ऐसे छोड़ने से पलक धड़ाम से नीचे गिर गई। पलक गुस्से में वेद को घूरने लगी। वहीं गरिमा जी जल्दी से झुककर अपनी बेटी को उठाई और तपस्वी जी वेद को चिल्लाने लगे कि इस तरह कोई धक्का देता है क्या। यह सब देखकर वेद को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि साइड होते हुए जाने लगा। 2 ही कदम आगे गया होगा कि रुककर पीछे मुड़कर देखा और सर्द आवाज में कहा, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। मेरे काम में जो रुकावट आता है मैं उसे अच्छे से हटा भी देता हूँ, तो कोई भी चालाकी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह लास्ट टाइम कह रहा हूँ, वरना इसके आगे जो कुछ होगा उन सब का जिम्मेदार तुम सब रहोगे। यह बोलते वक्त वेद अपनी उंगलियां सभी के तरफ घुमाया। दरवाजे के पास नंदिनी भी खड़ी थी, जो यह सब देखकर रोने लगी। इतना बोलकर वेद वहां से कार में बैठ निकल गया। उसके जाते ही तपस्वी जी अपनी परिवार को अंदर लेकर आए और दरवाज़ा बंद कर दिया। सब रो रहे थे। अब तपस्वी जी भी उदास होकर बैठे गए। वहीं दादी अपने दोनों हाथ अपने माथे पर रखकर परेशान होते हुए बोली, हम कहीं के नहीं रहे, पता नहीं यह कहाँ से दुश्मन आया, सब बर्बाद कर दिया। दादी यह सब रोते हुए कहे जा रही थी, जो देखकर तपस्वी जी ने उन्हें चुप कराया। पलक को भी बहुत बुरा लग रहा था कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। गरिमा जी भी दोनों बेटियों को चुप करा रही थी। कुछ देर बाद सभी लोग अभी भी हॉल में ही बैठे थे, पर अब कोई रो नहीं रहा था। सब परेशान होकर बैठे थे, किसी को नींद नहीं आ रहा। वेद की कार थोड़ी आगे आ गई थी कि तभी उसने कार में बैठे किसी इंसान को देखा, जो दूर खड़ा होकर तपस्वी जी के घर के तरफ देख रहा था। वेद की गाड़ी आगे ही गई थी कि वेद तुरंत खिड़की में से बाहर के तरफ देखा। जो इंसान वेद के कार के तरफ देखकर आगे के तरफ जा रहा था, वेद ने तुरंत टाइगर को कार रोकने के लिए कहा। टाइगर ने जैसे कार रोका कि वेद उसे ऑर्डर देते हुए कहा, कार पीछे लो। वेद का ऑर्डर सुनकर ड्राइवर ने कार तुरंत पीछे की तरफ लिया और जो दूर खड़ा इंसान उनके तरफ देख रहा था, जब उसे एहसास हुआ कि वे लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, तो उसने तुरंत अपनी कार में बैठकर गाड़ी स्टार्ट किया और तेज़ी से वहां से स्पीड में कार दूसरे रास्ते से ले निकला। ड्राइवर जब तक कार स्लो में पीछे ले कर आ रहा था, तब तक वह कार लेकर वहां से निकल पड़ा। वेद को बहुत ताज्जुब हुआ। वह सोच में पड़ गया, इतनी रात को इस वक्त मिश्रा के घर के सामने कौन खड़ा था और वह इतना मुझ पर ऑब्जर्व कर भी रहा था। वेद को उस पर शक हुआ। वह अपने दिमाग पर जोर देने लगा, जैसे उसने उसे पहले कहीं देखा हो। अपने दिमाग पर जोर दे रहा था, पर उसे ध्यान नहीं आ रहा कि उसने उसे कहाँ देखा। ड्राइवर ने कार रोक दिया था क्योंकि वह आदमी वहां से चला गया था। वेद ने बहुत सोचा, पर उसे ध्यान नहीं आ रहा कि उसने कहाँ देखा। वह सोच में पड़ गया। तभी उसे याद आया कि कहीं ऐसा तो नहीं मिश्रा परिवार पर कोई नज़र रख रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ आया हूँ और यह बात उसे पता चल गया और वह इन लोगों को तकलीफ़ दे। वेद आगे का सोचने लगा। उसे तुरंत याद आया कि जब पहली बार धमकी देकर गया था, तभी उसकी बेटी का किडनैप हुआ था। यह याद करते ही वेद तिरछा मुस्कुराने लगा, जैसे कि उसने अपने दुश्मन को पकड़ लिया हो। वेद ने ड्राइवर को होटल चलने के लिए कहा। थोड़ी देर में वे लोग होटल पहुंच गए। होटल आने के बाद सबसे पहले वेद ने शावर लिया। शावर लेने के बाद वह एक बार फिर से सब कुछ सोचने लगा। वह जब से बालमपुर गांव आया था, एक बार
रिमाइंडर सब कुछ याद करने लगा कि यह सब कहाँ से स्टार्ट हुआ था और इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। वेद बड़ी फुर्सत से अपने दिमाग पे जोर दे रहा था। तभी उसे याद आया कि उस आदमी को उसने भावेश के हवेली में देखा था, क्योंकि उस दिन सबसे पहले वे भावेश से मिलने राजस्थान गया था। यह याद आते ही वेद ने टाइगर को बुलाया और उसे कुछ काम सौंप दिया। ये काम उन दोनों का सीक्रेट था। वेद ने टाइगर को सब कुछ समझा दिया और उसे जाने के लिए कहा। उसके जाने के बाद वह थोड़ी देर और सोचता रहा, उसके बाद वह सो गया। डियर लिसनर, प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।